एक बार की बात है, बादशाह अकबर के विशाल साम्राज्य में शांति और समृद्धि अपने चरम पर थी। कला और विज्ञान को खूब बढ़ावा दिया जा रहा था। इसी दौरान दरबार में दूर देश से एक अद्भुत चित्रकार अजीम आया। अजीम की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उसके चित्र इतने जीवंत होते थे कि देखने वाले को भ्रम हो जाता था कि वह वास्तविकता देख रहा है। अजीम ने दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। अकबर, जो कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, ने उसे तुरंत अनुमति दे दी। अजीम ने एक भव्य कक्ष में अपना डेरा डाला और कई हफ्तों तक अथक परिश्रम किया। उसने एक ऐसा चित्र बनाना शुरू किया जो न केवल सुंदर था, बल्कि उसमें गहराई और रहस्य भी था। जब चित्र पूरा हुआ तो दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। चित्र में एक शांत पहाड़ी झील का दृश्य था। सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। उसकी सुनहरी किरणें झील के नीले पानी पर नाच रही थी। किनारे पर हरे भरे पेड़ों के बीच एक छोटा सा मंदिर था, जिसकी घंटियां मानो बजने ही वाली हों। सबसे खास बात यह थी कि झील के ठीक बीच में एक छोटी सी नाव थी, जिसमें एक साधु बैठा मछली पकड़ रहा था। चित्र इतना वास्तविक था कि झील का पानी चमकता हुआ लगता था, पेड़ के पत्ते हवा में सरसराहट करते महसूस होते थे और मंदिर से आती धूपदीप की सुगंध भी मानो महसूस की जा सकती थी। अकबर इस चित्र से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अजीम को रत्न चित्रकार की उपाधि से नवाजा और बेशुमार धन और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। लेकिन इस खुशी का माहौल ज्यादा दिन नहीं टिका। कुछ ही दिनों बाद शाही खजाने से नूरजहां नामक एक बहुमूल्य मणि चोरी हो गई। यह मणि बादशाह के पूर्वजों से मिली थी और उसका आध्यात्मिक महत्व भी था। नूरजहां की सुरक्षा के लिए कई स्तर की व्यवस्था थी। मजबूत लोहे के दरवाजे, गुप्त मंत्रों से रक्षित तिजोरियां और 24 घंटे पहरेदार। फिर भी मणि गायब थी। जैसे ही यह खबर दरबार में पहुंची, मातम छा गया। अकबर बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हमारे सम्मान पर हमला है। नूरजहां केवल एक मणि नहीं, वह हमारे राजवंश का प्रतीक है। चोर चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, उसे ढूंढा जाना चाहिए। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उन्हें पता था कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने एक एक पहरेदार से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की, उनकी गतिविधियों का पता लगाया। उन्होंने खजाने के कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, दीवारें, छत, जमीन, हर जगह। लेकिन कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था। न कोई सुरंग, न टूटा हुआ ताला, न ही कोई संदिग्ध वस्तु। चोर मानो हवा में गायब हो गया था। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल को कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में चिंता और निराशा बढ़ने लगी। दरबारी फुसफुसाने लगे कि यह किसी अदृश्य शक्ति या जादूगर का काम है। अकबर भी अधीर होने लगे। उन्होंने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई भूत या जिन्न है? बीरबल, हमने हर मानवीय प्रयास कर लिया है। बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, दुनिया में भूत और जिन्न होते हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इंसान की चालाकी अक्सर किसी भी अदृश्य शक्ति से ज्यादा होती है। हमें बस उस चालाकी के पीछे छिपे तर्क को समझना है। अकबर ने उन्हें याद दिलाया, लेकिन अगर कोई सुराग ही न हो तो तर्क कैसे ढूंढोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपना, मुझे उस रत्न चित्रकार अजीम के बनाए चित्र को एक बार और देखने की अनुमति दी जाए। मुझे लगता है कि इस पहेली का हल कहीं न कहीं उस कलाकृति में छिपा हो सकता है। अकबर और दरबारियों को यह बात अजीब लगी। एक चित्र का चोरी से क्या लेना देना? लेकिन वे बीरबल की बुद्धिमानी पर विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। बीरबल उस भव्य कक्ष में गए जहां वह चित्र रखा था। उन्होंने घंटों उस चित्र को निहारा, कभी दूर से, कभी करीब से, कभी हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हुए। दरबारी और सैनिक बाहर इंतजार कर रहे थे,
सोच रहे थे कि बीरबल क्या कर रही हैं। शाम ढलने लगी थी जब अचानक बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। मिल गया चोर, जहांपनाह, बीरबल ने जोर से कहा। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। अकबर तुरंत उस कक्ष में आए। कहाँ है चोर, बीरबल? क्या तुम्हें वह चित्र में दिख रहा है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ जहांपनाह। देखिए, इस चित्र में बनी झील में एक छोटी सी नाव है और उसमें एक साधु बैठा मछली पकड़ रहा है। सभी ने देखा। यह तो सब जानते थे। बीरबल ने अपनी उंगली साधु के मछली पकड़ने वाले कांटे की ओर करते हुए कहा, जहांपनाह, इस साधु के हाथ में जो मछली पकड़ने वाला कांटा है वह कुछ ज्यादा ही चमकदार नहीं लगता? यह चित्र के बाकी हिस्सों की तुलना में अजीब तरह से चमक रहा है। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। हाँ, यह सचमुच कुछ ज्यादा चमकदार है। और जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज में रहस्य जोड़ते हुए कहा, इस कांटे की परछाई झील के पानी में क्यों नहीं है, जबकि नाव की, साधु की और पेड़ों की परछाई साफ दिखाई दे रही है। यह बात सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। किसी ने इस बारीकी पर ध्यान नहीं दिया था। वाकई उस कांटे की परछाई गायब थी। यह चित्र की जीवंतता के बिल्कुल विपरीत था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण कांटा नहीं है। यह हमारी नूर-ए-जहां मणि है। चित्रकार अजीम ने इस मणि को इस तरह से चित्र में स्थापित किया है कि वह मछली पकड़ने वाले कांटे का हिस्सा लगे। उसने इतनी चालाकी से इसे छिपाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाही खजाने से चोरी हुई मणि एक साधारण चित्र के भीतर हो सकती है। अकबर ने तुरंत अजीम को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। अजीम को बुलाया गया और जब उसे बीरबल की खोज के बारे में बताया गया तो वह पहले तो सदमे में आ गया, फिर उसका रंग पीला पड़ गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अजीम ने बताया कि उसे पता था कि शाही खजाना अभेद्य है, इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी की कल्पना से परे थी। उसने शाही चित्रकार के रूप में प्रवेश पाया और नूर-ए-जहां मणि को ही अपने चित्र का हिस्सा बना दिया। उसने सोचा था कि चित्र को प्रशंसा मिलेगी और अंततः वह चित्र किसी अमीर व्यापारी को बेच देगा या किसी तरह उसे दरबार से बाहर निकालकर मणि को प्राप्त कर लेगा। उसने स्वीकार किया कि उसने मणि पर एक विशेष लेप लगाया था जिससे वह चित्र के साथ घुल मिल जाए, लेकिन बीरबल की पैनी नजरों से वह बच नहीं सका। अकबर ने अजीम को कठोर दंड दिया और नूर-ए-जहां मणि वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनकी सूक्ष्म दृष्टि और उनकी असाधारण तर्क शक्ति की खूब प्रशंसा की। बीरबल को एक बार फिर शाही सम्मान और ढेर सारे स्वर्ण सिक्के मिले। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमानी और उनका अवलोकन कौशल किसी भी मुश्किल पहेली को सुलझाने में सक्षम था, चाहे वह कितनी भी जटिल या अदृश्य क्यों न लगे। दरबारियों ने भी बीरबल की जय जयकार की और यह बात हर तरफ फैल गई कि बीरबल वास्तव में बादशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किस प्रकार के रोमांच को आजमाना चाहोगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक रहस्यमय यात्रा पर जाना चाहूंगा जहां हर कदम पर दिमाग की परीक्षा हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है। मैंने सुना है कि हमारी सीमा से दूर पहाड़ों के बीच ताम्र गुफा नाम की एक जगह है। वहां आज तक कोई नहीं गया क्योंकि वहां के रास्ते भटकाने वाले हैं और कहते हैं कि वहां कुछ जादुई रहस्य छिपे हैं। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। यह बीरबल के लिए सौभाग्य की बात होगी, जहांपनाह। बीरबल 4 भरोसेमंद सैनिकों के साथ रवाना हुआ। रास्ते में पहाड़, जंगल, नदियां और गांव आए। एक वृद्ध महिला ने रास्ते में उन्हें रोककर कहा, तुम ताम्र गुफा जा रहे हो? सावधान रहना, वहां की हवा भी मन को भ्रमित कर देती है। बीरबल ने महिला को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा।
रात को सभी एक पुराने शिव मंदिर में रुके। मंदिर की दीवारों पर कुछ शिलालेख थे जिन्हें बीरबल ने ध्यान से पढ़ा। ताम्र गुफा में जो गया लौटा वही जो सच्चे मन वाला था। अगली सुबह उन्हें एक विशाल पत्थर की दीवार दिखी जिस पर लिखा था, पहेली सुलझाओ, आगे बढ़ो, न समझे तो लौट जाओ। पहेली थी, न मैं जीवन हूं न मैं मृत्यु, पर हर पल साथ चलता हूं, ना दिखता ना थमता, हर किसी को छू जाता हूं। बीरबल ने जवाब दिया, समय। दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता था। चारों तरफ तांबे की चमकती दीवारें थीं। भीतर जाते ही हवा गर्म हो गई। एक बड़े कक्ष में प्रवेश करते ही बीरबल और उसके साथी चकित रह गए। वहां एक दरबार जैसा माहौल था जहां दर्जनों लोग मौजूद थे, पर सभी स्थिर खड़े थे, मूर्तियां जैसे। एक सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बोला, बीरबल, अगर तुम यह बताओ कि इनमें से असली मनुष्य कौन है तो आगे बढ़ सकते हो। बीरबल ने सबकी आंखों में देखा और फिर एक युवक की ओर इशारा किया, यह व्यक्ति असली है। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति हंसने लगा और सब गायब हो गए। वह युवक बोला, तुमने सही चुना। यह गुफा की पहली परीक्षा थी, भ्रम को पहचानना। अगले कक्ष में एक झील थी जिसमें सोने की मछलियां तैर रही थी। झील के किनारे लिखा था, जो इन्हें पकड़ेगा वो यहीं रह जाएगा, जो इन्हें देखकर भी न ललचाए वही बाहर निकलेगा। बीरबल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई झील के पास न जाए। वे झील के किनारे से दूर दूर चलते रहे। रास्ते के अंत में एक द्वार था जो बिना किसी प्रयास के खुल गया। अब वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक दर्पण था। वहां लिखा था, इस दर्पण में तुझे तेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देगी। अगर तू डर गया तो यहीं थम जाएगा। बीरबल ने साहस से दर्पण में देखा। उसमें एक बूढ़ा बीरबल दिखा, थका हुआ और अकेला। कुछ क्षणों तक वह शांत रहा, फिर उसने कहा, मैं जानता हूं कि यह मेरा डर है, अपनों से दूर हो जाना, लेकिन मैं अपने उद्देश्य पर अडिग हूं। दर्पण गायब हो गया और एक सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। ऊपर पहुंचते ही सबका सामना एक खुले मैदान से हुआ जहां एक शिवलिंग के चारों ओर ताम्रपत्र बिछे थे। वहां एक वृद्ध ऋषि बैठे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सब परीक्षाएं पार कर लीं। यह गुफा कोई खजाना नहीं बल्कि आत्मबोध का स्थान है। फिर उन्होंने बीरबल को एक ताम्रपत्र दिया जिस पर लिखा था, जो स्वयं को जान ले वही सच्चा ज्ञानी है और वही राज्य को सही दिशा दे सकता है। बीरबल जब दरबार लौटा तो अकबर ने पूछा, क्या मिला ताम्र गुफा में, बीरबल? बीरबल ने वह ताम्रपत्र सौंपते हुए कहा, जहांपना, वहां धन नहीं था, पर वह ज्ञान था जो राज्य की नींव को मजबूत कर सकता है। अकबर ने ताम्रपत्र पढ़ा और पूरे दरबार के सामने बोला, आज बीरबल ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर है। यहाँ कहानी आपको पसंद तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं। अकबर, बीरबल और चतुर यजमान। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने मेहमानों के सम्मान के लिए एक बड़ा भोज रखा। दरबार के सभी गणमान्य लोग आमंत्रित थे। खाने पीने का सामान भरपूर था, घी वाले पराठे, मीठी दाल, शाही बिरयानी और रंग-बिरंगी मिठाइयाँ। भोज के लिए राजमहल के प्रांगण को खूबसूरती से सजाया गया था। भोज शुरू हुआ तो एक दरबारी आया, नाम था जगन्नाथ। उसने आदाब के बाद किश्तन, खिलौना हाथी जैसा चतुर प्रस्ताव रखा, महाराज, अलंकार के साथ साथ इस भोज का सबसे बड़ा गौरव होगा अगर हम सभी मेहमानों की बुद्धि का भी सम्मान करें। क्यों न एक चतुर यजमान, आवाजदाता को चुना जाए जो इस भोज को सबसे अधिक कौशल और हास्य से संचालित करे। अकबर को यह सुझाव भाया। उन्होंने सभी से पूछा, बताओ ऐसा कौन हो सकता है? लोग चुप रहे। तभी बीरबल सधे कदमों से आगे आया और बोला, हुजूर, मैं इस चतुर यजमान की कसरत लेता हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल,
तुम बताओ, चतुर यजमान कैसे चुना जाएगा? बीरबल ने कहा, हमें 3 चुनौतियां रखनी चाहिए। जो इन्हें सामंजस्य से, होशियारी से और हास्य से हल करेगा, वही चतुर यजमान बनेगा। अकबर ने कहा, कहियोगा वह 3? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, एक अलंकार भाषण, कार्यक्रम में आए हर अतिथि का नाम लेकर एक तीखी लेकिन नम्र तुकबंदी करनी है। 2 पारदर्शी परोसिका, एक व्यंजन परोसना है लेकिन उसका नाम भाषा में ऐसा उलट पुलट देना है कि स्वाद तो पंक्तिबद्ध हो पर शब्दों में मजाक भी छिपा हो। 3 निष्कर्ष वचन, अंत में सभी से एक सुंदर सा उपदेश देना है जिसमें भोज से सीख जुड़ी हो और हंसी भी आती हो। अकबर ने इन शर्तों को मंजूर किया और बीरबल से चुनौती दी, आरंभ करो। सब दरबार आमंत्रित थे, मंत्री, राजपुरोहित, देव विद्याधर और शायर तानसेन। बीरबल ने क्रम से हर एक का नाम लेकर अलंकार भाषण शुरू किया। श्रीमान तानसेन, तेरी तान सुन चित मस्तानी, तेरी तान ने भिड़ाया सबकी आन बानी। पंडित देव विद्याधर, ज्ञानधार, वेदतार, तेरा वचन अमृतधारा। राजपुरोहित मुनिशंकर, धर्मदल दुख सागर, तेरी दिव्य वाणी बजाए कल्याण के सागर। सबकी आंखें चमक उठीं, उलझे थे बीरबल की सूक्ष्म बानी से, पर प्रसन्न थे उनकी तामझाम अलंकारों से। अब समय था अजीब सा नामकरण करने की। बीरबल ने घोषणा की, अब परोसा जाएगा लेफपालक रोटला। मंत्री चकित हुए, लेफपालक रोटला? बीरबल मुस्कुराया, जी हुजूर, पालक रोटला में जब प आगे ल पीछे बैठे तो प्लेव हो गया। सभी जोर जोर से हंसे, लेकिन स्वाद अनमोल था। पालक की रोटियों में घी की महक और स्वाद सबको भाया। अंत में बीरबल चुप बैठा रहा। अकबर ने संकेत किया, अब उपदेश सुनाओ। बीरबल खिझकते हुए बोला, बोधन की बातें जब लफ्जों में पिरोई जाती हैं, तब मन में स्थिर संकल्प बनता है। पराई भाषा का घालमेल परावत रंग लाता है। स्वाद निष्ठा, अर्थ हास्य में छुपा हो, वही चतुर यजमान की शक्ति है। यह सुनकर दरबार फिर तालियों की गूंज से गूंज उठा। अब अकबर ने ऐलान किया, चतुर यजमान कोई और नहीं, बीरबल हमारे साथ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यह पुरस्कार नहीं, सेवा का अवसर है। अकबर ने हंसकर कहा, तुम साथ ही रहना, तुम्हारे बिना दरबार वीरान है। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ 3 चुनौतियां पार की, अपितु हंसी, बुद्धि और सेवा का एक अद्भुत संगम करके दरबार का चतुर यजमान बन गया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे, जहां उनके माली ने एक नया अद्भुत कमल का तालाब बनवाया था। इस तालाब में रंग बिरंगे कमल खिले थे और पानी इतना साफ था कि तलहटी में पड़े छोटे छोटे कंकड़ भी दिखाई देते थे। अकबर इस सुंदरता से अभिभूत थे। तभी एक दरबारी ने कहा, जहांपना, यह तालाब इतना निर्मल है कि इसमें हर चीज साफ दिखती है, मानो यह सच्चाई का आईना हो। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर यह सच्चाई का आईना है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितनी सच्चाई देख पाते हो। उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से ठीक 1 महीने बाद जो दरबारी मुझे एक ऐसी चीज लाकर देगा जिसे मैंने कभी नहीं देखा होगा, उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा और शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा भी दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लाया जो मैंने पहले देखी होगी तो उसे कठोर दंड मिलेगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर, जिन्होंने लगभग पूरा हिंदुस्तान देखा था और जिनके शाही खजाने में दुनिया भर की अनोखी वस्तुएं थी, उनके लिए कभी न देखी हुई चीज ढूंढना असंभव सा था। सभी दरबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वे सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो बादशाह ने न देखी हो। कुछ ने दूर देशों से अजीबोगरीब जानवर मंगवाने की सोची, कुछ ने दुर्लभ जड़ी बूटियां और कुछ ने अनोखे हीरे जवाहरात। लेकिन हर कोई जानता था कि बादशाह ने पहले ही अनगिनत रत्न और जीव देखे हुए थे। 1 महीने का समय बीतने लगा।
दरबारी अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुनिया के कोने कोने से चीजें मंगवा रहे थे, लेकिन हर बार जब वे बादशाह के सामने अपनी लाई हुई चीज पेश करते, अकबर मुस्कुराते हुए कहते, यह तो मैंने पहले ही देखी है, और फिर उस दरबारी को मायूस होकर लौटना पड़ता। कुछ को तो छोटे मोटे दंड भी मिलने लगे, क्योंकि वे एक ही तरह की चीजें ला रहे थे। जब दरबारियों की हिम्मत जवाब देने लगी तो सभी की नजरें बीरबल पर टिकीं। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए थे। उन्होंने कोई भागदौड़ नहीं की, न ही किसी चीज को मंगवाने का आदेश दिया। दरबारी उनसे पूछने लगे, बीरबल, आप कुछ क्यों नहीं करते? क्या आपने हार मान ली है? बीरबल ने बस इतना ही कहा, शांत रहिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो जहांपनाह ने निश्चित रूप से नहीं देखा होगा। 1 महीने का आखिरी दिन आ पहुंचा। दरबार में भीड़ थी। सभी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। एक के बाद एक दरबारी अपनी लाई हुई चीजें बादशाह के सामने पेश करता गया, लेकिन हर बार अकबर का वही जवाब था, देखी हुई है। जब सभी दरबारी अपनी हार मान चुके थे और कोई भी हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ रहा था, तब बीरबल आगे आए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैंने आपके लिए एक ऐसी चीज ढूंढी है जिसे आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा और न ही कभी देख पाएंगे। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है। लाओ, दिखाओ क्या लाए हो। बीरबल ने अपने हाथों में एक छोटा चमकदार कांच का गोला पकड़ा हुआ था। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे, यह क्या है? कांच का गोला? यह तो बादशाह ने हजारों बार देखा होगा। लेकिन बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से वह गोला अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, यह एक सामान्य कांच का गोला नहीं है। यह भविष्य का प्रतिबिंब दिखाता है। अकबर भौहें चढ़ाए, भविष्य का प्रतिबिंब? यह क्या मजाक है, बीरबल? बीरबल ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, नहीं जहांपनाह, यह मजाक नहीं। यह ऐसा कुछ है जो आप कभी नहीं देख सकते। इस कांच के गोले में मैं आपको वह दिखाऊंगा जो कल होने वाला है। यह सुनकर पूरा दरबार अवाक रह गया। अकबर भी चकित हुए। कल होने वाला है, पर वह तो अभी हुआ ही नहीं। उसे मैं कैसे देख सकता हूं? और अगर वह अभी हुआ ही नहीं तो मैंने उसे देखा कैसे होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही फरमाया जहांपनाह, और यही मेरा जवाब है। आप कल को यानी भविष्य को कभी नहीं देख सकते, और जो चीज आपने देखी ही नहीं उसे आप देखी हुई कैसे कह सकते हैं? एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अकबर जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम वाकई असाधारण हो। तुमने मेरी ही शर्त को मेरी ही बुद्धिमानी से मात दे दी। तुमने मुझे वह चीज दिखाई जो मैंने वास्तव में कभी नहीं देखी और न ही कभी देख सकता हूँ, आने वाला कल। यह एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि यह अभी तक हुआ ही नहीं है। अकबर ने आगे कहा, तुम्हारा यह आंखों का धोखा वास्तव में न्याय का आईना है, जो बताता है कि कुछ चीजें हमारी पहुंच से परे होती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे सिर्फ एक विजेता नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा सबक भी सिखाया। अकबर ने तुरंत बीरबल को सोने के सिक्कों से तौलने का आदेश दिया और उन्हें शाही खजाने से भी एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया। दरबारियों ने बीरबल की जय जयकार की। सभी ने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर सबसे मुश्किल चुनौती को भी अपनी साधारण लेकिन गहरी सोच से सुलझा दिया था। यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई और बीरबल की बुद्धिमानी की ख्याति और बढ़ गई। लोगों ने यह भी सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत सबसे सरल और मौलिक विचार में छिपी होती है। फतेहपुर सीकरी की एक दमदार सोमवार की सुबह थी। मयूर झूम रहे थे, लेकिन दरबार के अंदर कोई और ही नाच चल रहा था। एक हरकारा हाफता हाफता आया और बोला,
जहांपना राजकोष वाले तहखाने से सोने का बकरा गायब हो गया है। अब ये सोने का बकरा क्या था? असल में बीते साल चीन से आए एक व्यापारी ने बादशाह को एक सवामण का ठोस सोने का बकरा भेंट किया था। वह महज शोपीस नहीं, उसकी आंखों में जड़े 2 लाल हीरे मुगल खजाने का शान थे। अकबर की तश्तरी गिरते गिरते बची। दरबारियों ने एक दूसरे की शेरवानी ऐसे खींची जैसे सेल में लास्ट पीस पकड़ रहे हों। और तभी बीरबल ने ठहाका मार दिया, हुजूर, बकरा भागा है तो ढूंढ भी लिया जाएगा, पर अगर किसी की नीयत बकरी सी कूद रही हो तो। कुछ वजीरों का मुंह उतर गया, खासकर मीर मियां तफरी का, जिसकी मूंछें हमेशा हुमा वाली एंगल पर टिकी रहती। अकबर ने ऐलान किया, एक जिस किसी ने बकरे को गायब किया उसे 7 दिन के अंदर पकड़ो। 2 जिसने ढूंढ निकाला उसे 5 लाख तांबे इनाम। 3 और मजा ये कि तहकीकात गेम शो स्टाइल में होगी, दर्शक जनता भी देखेगी। दरबार खुलेआम लाइव इन्वेस्टिगेशन बन गया। हर संदिग्ध दरबारी को सच बोलने वाला मसाला रोटी खिलाई जाएगी। बीरबल ने गांव की बुआ मथुरा से खास रेसिपी मंगाई, एक चपाती जिसमें हींग प्लस काला नमक प्लस लाल मिर्च, इतना कि झूठ बोलते ही मुंह से धुआं निकले। रूल 2, दरबार के भीतरी बाहरी हिस्सों को भूचाल जैसा हिला देने वाला ड्रम डांस बजेगा, जिसका कलेजा कांपे वो शक के दायरे में। रूल 3, जनता को खुला आमंत्रण, जो भी सुराग लाएगा उसे रॉयल सेल्फी का मौका और 100 चांदी के सिक्के। मीर मियां तफरी ने नाक सिकोड़ी, बीरबल, तुम दरबार को सर्कस बनाओगे? बीरबल मुस्कुराया, सर्कस में शेर भी होता है, मिट्ठू भी, पर आखिर में कलाकार की ही तालियां पड़ती हैं। दूसरे ही दिन एक कुम्हार मिस्त्री दरबार में पहुंचा। उसने मिट्टी का बकरा उतारा, जिसकी आंखों में लाल रंगी कांच बिठाई थी। बोला, हुजूर, मुझे रात 2 बजे ये मिट्टी का बकरा किले के पीछे कूड़े में मिला। बीरबल ने उसे उलटपलट देखा, नाक लगाई और बोला, भाई, इसमें रोटी भूसा की नहीं, अफीयून के धुएं की बू है। मतलब चोर ने असली बकरा गायब करके ये जाली प्रॉप छोड़ दिया था और कई घंटे पहले वहां अफीयून फूंक गया, ताकि खोजी कुत्तों की सूंघने की शक्ति ढीली पड़ जाए। बीरबल ने भेस बदला, फटी पगड़ी, कागजों का बंडल और चिलम। नाम रखा खबरू बाबा। वह सीधा पहुंचा आगरा के सूफी तावीज बाजार में, जहां हर अफवाह चाय कुल्हड़ से ज्यादा गर्म निकलती। वहां उसे एक हकीमनी बोली, बाबा, सुना है किसी ने सोने का बकरा पिघलाकर 4 छोटी छोटी टिकिया बनाई हैं। बीरबल ने पूछा, कहाँ? हकीमनी ने इशारा किया, मध्यगली में छलिया नाई की दुकान। बीरबल रोज की तरह दरबार लौटा तो पता चला मीर मियां तफरी ने पहले ही नाई की दुकान पर छापा डलवा दिया। तेल की कढ़ाई में सचमुच 4 चमकती सिल्लियां मिली, लेकिन वो पित्तल निकली, सोना तो दूर दूर तक नहीं। बीरबल ने माथा ठोंका, अरे चाचा, चोर इतना बुजदिल नहीं कि खुले बाजार टिकिया तलवाएं। ये तो ध्यान भटकाऊ चाल है। तीसरे दिन महल के आंगन में ढोलन गाड़े ऐसे बजे कि दीवारें धड़धड़ाई। सब दरबारी लाइन में खड़े, एक एक की कनपटियां देखी जा रही थी, किसके पसीना टपकता है। मीर मियां तफरी दिखाने को बहादुर लुक बनाए खड़ा था, पर ढोल की बांस पड़ते ही उसकी बाएं कनपटी से पसीने का बूंद छलकी। बीरबल ने आंखें मिचमिचाकर कहा, मियां, मोर नाच कहे ऊपर से हंसता हूँ, पर भीतर आसमान हिलता हूँ। दरबार ठहाके लगा, पर अकबर गंभीर बोले, मीर मियां, तुम्हारी तलाशी होगी। तलाशी में कुछ न निकला, पर बीरबल संतुष्ट नहीं। उसने धीरे से अकबर के कान में बोला, बकरा कहीं बेसमेंट में छिपा है। किले के तहखाने में पहले से एक बेसमेंट था, पर बीरबल को फर्श की टाइल का एक हल्का सा जुड़ाव असामान्य लगा। रात के तीसरे पहर उसने 2 भरोसेमंद पहरेदार बुलाए। टाइल खिसकाई तो नीचे और गहरी सुरंग में घुसते ही गर्म धुआं लगा, किसी ने ताजा ताजा धातु पिघलाई थी। और कोने में मिट्टी से अंधाधुंध भरे तांबे के सांचे।
उन पर एमबी खुदा था। बीरबल बुदबुदाया, एमबी? मीर मियां तफरी का पूरा नाम मिर्जा बाकर। सांचे पलटे तो नीचे कुछ बूंद बूंद जमी सोने सी चमक दिखी, बस पिघलाते वक्त जल गई होगी। पर बकरा नदारद। बीरबल ने लाल हीरो पर शक किया, क्या पता असली हीरे अलग कर लिए हों। उसने राजवैज्ञानिक हुजूर मुल्ला नासिर लेबू को बुलाया। हीरे जांचने पर खुलासा, ये स्पाइनल हैं, डुप्लीकेट। असली हीरे पहले ही गायब। अब बात और पेचीदा। मतलब ड्यूयूबीएलिसियारायमी, पहले हीरे निकालो, फिर बकरा चोरी, फिर नकली टिकिया ड्रामा। सभी दरबारी फिर लाइन में। इस बार मसाला रोटी खाते ही जिसे छींक आए वो झूठा। मीर मियां ने जैसे तैसे रोटी निगली, छींक नहीं आई, सब सन्न। पर तभी दौड़ी आई महल की बेलदार बालकनी, साफ सफाई वाली भांस दासी। वह चिल्लाई, हुजूर, मीर मियां ने रोटी से पहले इलायची चबा ली थी ताकि मिर्चहीन का असर कम हो। बीरबल ताली ठोंक हंसा, वाह, इलायची लीडर। दरबार ने मीर मियां को घेर लिया। इस बार उसके कान सुर्ख थे। 7वां दिन भोर। सूरज की पहली किरण के साथ अकबर बीरबल तहखाने की उसी सुरंग में उतरे। धरती की नमी से एक मुलायम लकड़ी का फ्रेम उभरा, खोला तो उसमें कोरा कागज। अकबर चौंके, संदेश गायब। बीरबल ने कागज को मशाल की आंच दिखाई, छुपी स्याही से शब्द झलक उठे, सोने का बकरा अब कभी नहीं लौटेगा। असली हीरे मेरे पास हैं, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। बकराजोर। अब बकराजोर कौन? दरबार के बावर्चीखाने से उठती दमदार खुशबू के पीछे जिसका नाम चलता था, जोरावर कुर्बानी। वही निकला मास्टरमाइंड। उसने बचपन में सुन रखा था कि सोना खाओ तो पेट दुहकता है, पर बेचो तो दुनिया झुकती है। जोरावर सालों से राजभोजन पकाते पकाते भट्टीर सायन का उस्ताद बन गया था। उसने पहले हीरों को निकालकर राजमहल के बगीचे में 3 फुट गहरा गड्ढा खोद कर दबाया, फिर बकरे को पिघला कर ताबे में मिलाया ताकि रंग असली जैसा आए। साजिश का प्लान, हीरे बाद में बेचूंगा, पिघला सोना चुपचाप जरी कारखाने में चल जाएगा। बीरबल ने चाल चली। बावर्ची के हाथ का बनाया पुलाव दरबार में परोसा गया, पर साथ में रखी नीली कांच की बोतल जिसमें सीसा संवेदी गरम घोल था। बावर्ची ने जैसे ही बोतल को छुआ, घोल ने सोने कद्र की धूल पकड़ ली और चमक गया, क्योंकि जोरावर के नाखूनों में अटकी सोने की अतिसूक्ष्म परतें प्रतिक्रिया कर गईं। दरबार ने हल्ला मचा दिया। बावर्ची धरा गया। उसने रोते रोते कबूल किया और नक्शा दिया, हीरे गुलाब की क्यारी में तीसरी मेड़ के नीचे। शाम होते होते बकरे के असली लाल हीरे वापस राजकोष में चमक रहे थे और बावर्ची को रसोई जेल, जहां कैदी दिन भर छिलके उतारते हैं, भेजा गया। मीर मियां पर भी साजिश में मदद का इल्जाम साबित हुआ। उसे भुरता पोस्टिंग, दूर देहात के गोदामों का निरीक्षक बना दिया गया, जहां सख्त धूप में गल्ला गिनना पड़े। दरबार की जनता हंसते गाते निकली। बुआ मथुरा की मसाला रोटी रातों रात हिट स्ट्रीट फूड बन गई। अकबर ने बीरबल से कहा, इतना बड़ा खेल लगा दिया, पता भी नहीं चला कब हंसते हंसते चोर फंसा। बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, जब तक लोग बकरा समझें, हमें बकरी की मिमियाहट में भी शेर की दहाड़ सुननी है। यही राजधर्म है। अकबर ने ऐलान किया कि एक दरबार मैदान में हर बरस बकरा गे मेला होगा, ईमानदारी परखने वाली मजेदार स्पर्धाएं। 2 बावर्ची जोरावर की जगह अब रसोइया इंचार्ज बनी बुआ मथुरा और उनकी मसाला रोटी। 3 बीरबल को मिला सोने का मेडल जिस पर खुदा सच की आंच में सोना निखरता है। हीरे जवाहरात जितने भी कीमती हों, मसाला रोटी सा TRUTHTST अगर पास न करो तो दरबार क्या, चूल्हा भी इज्जत नहीं देगा। और यूं सोने के बकरे का गेम शो खत्म हुआ हंसी मजाक, धूम धड़ाके और एक दमदार ट्विस्ट के साथ। फतेहपुर की गलियों में आज भी बच्चे खेलते वक्त गाते, बकराब करा सोने का, चोर पकड़ा रोने का, मसाला रोटी खा के बोल,
सच झूठ सब खोलेगा। समाप्त। लेकिन अगर और भी मसाला चाहिए तो बताइए। बीरबल के पास किस्से कभी खत्म नहीं होते। फतेहपुर सीकरी की भोर थी। लाल पत्थर के महल पर धूप ऐसे उतर रही थी मानो किसी ने सोने की हल्दी छिड़क दी हो। बादशाह अकबर फुर्सत में अपने मनपसंद हुक्के के कश ले रहे थे कि तभी महल रसोई का सिपहसालार खानशामा मकबूल हाफता दौड़ पड़ा। हुजूर, रसोई के तहखाने से हमारा खानदानी तरबूज गायब हो गया। अब यह कोई मामूली फल नहीं था, अफ्रीका से आयात हुआ 100 साल पुराना बीज, दशकों तक बादशाही बाग में संवार कर उगाया गया, जिसका एक टुकड़ा खाने से कहा जाता था, जो मरे वो जाग उठे। अकबर ने भौहें चढ़ाई, कितने दिन में पकना था? खानशामा ने कांपते स्वर में कहा, 20 दिन बाद काटना था हुजूर। इससे पहले कभी किसी ने इसे छुआ तक नहीं। पूरे दरबार में खुसर-पुसर मच गई। कौन होगा जो ऐसा दुस्साहस करे? और तभी दरबार के सबसे चमकदार दिमाग बीरबल हाल में दाखिल हुए। हंसते हुए बोले, जहांपना, जिस चीज में अनमोल स्वाद हो उस पर लालच का ताला कमजोर पड़ ही जाता है। चलिए दिखाऊं कैसे पकड़े उस तरबूज चोर को। बीरबल ने बाग का निरीक्षण किया। खेत की कोमल मिट्टी पर बमुश्किल दिखने लायक पंजों के निशान थे, जो बाएं कुएं तक जाते थे और वहीं गायब हो जाते थे। बीरबल ने फौरन हुक्म दिया, झील के पानी में लगे सारे डोल खींचकर किनारे इकट्ठे करो। कुएं की जगत पर रखे हर घड़े के नीचे ताजा मिट्टी भर दो। जो भी दरबारी माली रहा बीज उठाए सीधे मेरे पास लाओ। बागमाली हक्का बक्का, पर आदेश का पालन हुआ। दोपहर ढलते ढलते एक बूढ़ा माली दबीब भी मुस्कुराहट के साथ बोरे सी थैली लिए दौड़ा आया। हुजूर, कुएं की जगत पर यह टूटा फूटा बीज मिला है, धान जैसा हल्का, पर अंदर कहीं से कुंकुम सी आवाज आ रही थी। बीरबल ने चुटकी ली, वाह, फल चोरी, बीज बचे। यानी चोर ने बीज फेंका ताकि तरबूज का वंश न बचे, मगर चुके इसलिए कि बीज तो ज्ञान की तरह बोल उठता है। उन्होंने बीज को अकबर को सौंपा। अकबर ने सुना, भीतर हल्की सी सरसराहट थी। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, आज रात यह बीज हमारा जासूस बनेगा। बीरबल ने रसोई महल की छत पर एक दिया रखा और उस बीज को दिए के तेल में डुबो दिया। फिर दिया को महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर टांग दिया। रात का पहर गहरा होते होते उस दिए की लौ हरी नीली चमक पैदा करने लगी, मानो कोई लपट नहीं बल्कि तरबूज का रस भाप बनकर उड़ रहा हो। जो भी दरबारी चोरी के दोष से सहमा हुआ था, उसके दिल में कांटा चुभा, कहीं मेरे हाथ के दाग इस रोशनी से दिख न जाए। इसी बीच बीरबल ने एक और तरकीब रची। उन्होंने सारी रसोई के फर्श पर चावल का महीन आटा बिखरवा दिया। चोर चाहे जिस भी बहाने रात में लौटे, उसके पांव के निशान सुबह उस आटे पर दर्ज मिलेंगे। सवेरा होते होते रसोई के फर्श पर सर्पिल से निशान उभरे। ये न इंसानी पैरों के थे, न जानवर के खुरों के। यह पैटर्न देखकर बीरबल की आंखों में चमक कौंधी। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया, बोरे भर आटा बीच में उड़ेल दिया, फिर खड़ाऊ पहनकर वैसा ही सर्पिल निशान बनाया और बोला, ये पांव के नहीं, हाथ के निशान हैं। किसी ने छुपकर रेंगते रेंगते हाथों के बल चलकर आटा ऐसे डिजाइन में बिगाड़ा कि लगे पैरों के निशान हैं। दरबारियों में कानाफूसी तेज। बीरबल ने आगे कहा, ऐसे रेंगना वही जानता है जो बाजीगर या उठाईगीर हो। मेरे हिसाब से महल के तहखाने में रहने वाले नटकबूतरों की टोली पर शक पक्का है। महल तहखाना जहां महंगे कालीन, पर्दे और सरकारी सामान का भंडार ठूस ठूस कर रखा रहता था, वहां सालों से एक नट परिवार को रहने दिया गया था। वो लोग दिन में क्लाबाजी दिखाते, रात में ऊँघते। बीरबल ने अकबर संग उतरकर देखा, गदराई बोरियों के पीछे पत्थर की हल्की सिल हटाकर छोटा सा गुफाकमरा बना है। भीतर मीठी सी सुगंध और रेशमी थैली। थैली खोली तो चमचमाती हरी लुगदी, सूंघे तो पके तरबूज की भांति, पर असली तरबूज गायब। बीरबल ने नट परिवार की मुखिया बूढ़ी घुंघरू अम्मा से पूछा,
बूढ़ी माई, ये लुगदी कहाँ से आई? अम्मा ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हमें काला नकाबपोश रात में थैली पकड़ा गया। बोला इसे महलगीचे में दबा दो और बदले में एक मोहरा ले लो। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर पूछा, काला नकाबपोश किस कदकाठी का? महाराज, ऊंचा पूंजा, पर खुशबू से पहचान लिया। मेहंदी, केवड़ा और एक अनोखी सुगंध, जैसे इत्र सुगंध के बाद भी तली प्याज की गंध। दरबारियों में बुदबुदाहट, ये तो हमारे शाही बावर्ची राजे खान की पहचान है। राजे खान से पूछताछ हुई। उसने साफ इनकार। बोला, हुजूर, मेरे काले कपड़े ईद के जश्न में ही निकलते, चोरी में क्यों पहनूंगा? लेकिन उसकी मूंछों के नीचे पसीने की हल्की नमकीन बू थी। बीरबल ने बोला, ठीक है, बावर्ची साहब को रसोई महल में ही रखा जाए, पर उनकी नाक के आगे तरबूज जैसी खुशबू वाला लोबान सुलगाया जाए। देखते हैं कितना सब्र है। दिन ढलते ढलते राजे खान बेचैन होने लगा। आखिर सर झुकाकर बोला, हुजूर, तरबूज मैंने नहीं, मेरे छोटे उस्ताद कच्चे शागिर्द नसीर ने उठाया। उसने सुना था कि उस फल का रस पीने से कोई भी कोड़मरीज ठीक हो जाता है। उसकी माँ को चर्मरोग है, बस इसी लालच में उठा लाया। लेकिन फल भारी था। आधी रात को लुढ़कते लुढ़कते उसका गूदा गिर पड़ा, बीज बिखर गए। घबराकर उसने गूदा बांटकर फेंक दिया और खुद भाग गया। अकबर ने पूछा, अब नसीर कहाँ है? राजे खान बोला, जहाँ पनाह। शायद उसने फल के टुकड़े लेकर धौलपुर के सुनसान घाट की ओर रुख किया। वहाँ के साधु बाबा चर्मरोग का मंत्र जानते हैं। अकबर ने पूरी फौज भेजने को कहा, पर बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहाँ पनाह, इतना हल्ला मचाने से बच्चा और डर जाएगा। मुझे बस 10 घोड़े, 2 भिश्ती और 1 हकीम चाहिए। 3 दिन रात के सफर के बाद काफिला धौलपुर की खड़ी चट्टानों पर पहुंचा। वहां चुनापत्थर की गुफाएं थीं, जिनमें साधुकीन बालक दास वैद्य रहता। गुफा के अंदर हरे पीले धुएं का बादल और बीच में लोहे की देगची में कुछ खौलता हुआ काढ़ा। बीरबल ने भीतर कदम रखा तो देखा, नसीर थरथर कांपता बैठा और उसके सामने आधा कटा तरबूज, पर रंग बदरंग, रस सूख चुका। बीरबल ने गुस्सा नहीं दिखाया। प्यार से पूछा, बेटा, माँ की दवा बनानी थी? नसीर ने रोते रोते गलती कबूल की। बोला, माँ के घाव जलते थे। हकीम ने कहा था, तरबूज का ताजा गूदा लगाओ, तभी आराम मिलेगा। मैं बस इतना ही चाहता था। बालक दास वैद्य ने जुबान खोली, राजन, यह फल अब काम का नहीं। इसके रस का असर तब तक रहता है जब तक इसे पेड़ से तोड़ने के 3 घंटे के भीतर शरीर पर लगाया जाए। देर हुई तो रस झरसा हो जाता है। बीरबल ने तरबूज को सूंघा, खट्टा सैला गंधा रही थी। बोले, तो इस फल से अब किसी की भलाई न होगी, पर हमारी राज्य मर्यादा टूट चुकी। चलो नसीर, वापस चलकर बादशाह के सामने सारी बात बतानी होगी। फतेहपुर पहुंचे। दरबार लगा। नसीर हाथ जोड़कर खड़ा, राजे खान सिर झुकाए। कुछ वजीर बोले, चोरी तो चोरी, चाहिए कड़ी सजा। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, एक लड़के का जुर्म लालच नहीं, ममता थी। उसने राजकोष का माल नहीं, फल का एक नमूना उठाया जो अब सड़ चुका है। मैं कहता हूँ, सजा से ज्यादा सिखाना जरूरी है। अकबर ने दाढ़ी खुजाकर पूछा, तो क्या हो उपाय? बीरबल का प्रस्ताव, नसीर को राजकक्ष पुस्तकालय में पढ़ने लिखने की तालीम दी जाए, ताकि समझे कि चोरी से नहीं, ज्ञान से हर रोग की दवा निकलती है। राजे खान को अपनी रसोईशाला में जड़ी बूटी विभाग खोलना होगा, जहां ऐसे सभी औषधीय फलों फूलों पर शोध होगा। बाग में तरबूज का वंश बचाने को जो बीज बचे हैं, उन्हें हरितकोश में सुरक्षित रखा जाए। अकबर ने हामी भर दी। साथ ही फरमान निकाला कि खानदानी तरबूज के रस का उचित शोध करवाकर राजवैद्य की देखरेख में सबके लाभ हेतु दवा बनाई जाए। बात खत्म होती उससे पहले बीरबल ने बादशाह के हुक्के की तरफ इशारा किया, जहां पनाह, आपका हुक्का 2 दिन से बेस्वाद कश दे रहा था। अकबर ने चौंक कर कहा, हाँ,
धुआं कुछ फीका सा लगता है। बीरबल ने हुक्के का पाइप खोला। अंदर तरबूज के ताजे छिलकों की परत लगी मिली। असल में नसीर ने फल काटा तो कुछ छिलके महल हुक्का खाने की खिड़की के पास फेंक गया। वहां हुक्का साफ करने वाला छैला बीड़ी वाला ने सोचा, हुक्के में तरबूज महक डल जाएगी तो बादशाह खुश होंगे और वह तरक्की पाएगा। बीड़ियों की फसल अलग, हुक्के में खट्टा रस अलग मिला तो स्वाद बिगड़ गया। बीरबल ने ठहाका लगाया। एक फल ने दरबार की नाक, जीभ सबको भ्रमित कर दिया। अगले अमावस पर्व पर राजबाग में नए तरबूज के पौधे लगे। नसीर अब राजपाठशाला में जोड़ घटा सीख रहा था। राजे खान ने रसोई के पिछवाड़े औषधि उद्यान उगा दिया, जहां से रोज रोगियों को मुफ्त जड़ी बूटी जाती। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम्हारी सूझबूझ न होती तो एक फल की चोरी से पूरा दरबार बदनाम हो जाता। तुमने सजा की जगह शिक्षा चुनी, यही असली राजधर्म है। महल की गलियों में बच्चे गाते फिरते, मिठास से भारी तरबूज, चखा नहीं तो क्या हुआ। बीरबल ने बुद्धि से सबका दिल मीठा कर दिया और इस तरह खानदानी तरबूज की कहानी खट्टी मीठी याद बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जहां एक छोटे से लालच को बीरबल ने तरबियत में बदल दिया और साबित किया कि मीठे फल से भी ज्यादा मीठा होता है दया और समझदारी का रस। बादशाह अकबर के राजमुकुट पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी, पर एक दिन दक्कन से आए नाविकों का काफिला राजधानी पहुंचा और खबर लाया कि अरब महासागर के गर्भ में छिपा समुद्र सिंहासन अचानक उभर कर फिर डूब गया है। कहा जाता था कि यह सिंहासन 1000 बरस पुराना है और जिस राजा के हाथ लगे उसे जल, थल और नभ तीनों लोकों का अधिकार मिल जाए। खबर सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारी सोने की चमक पर रीझे, कुछ ने इसे दैवी चुनौती कहा, पर अकबर की नजर मंजे हुए मंत्री बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, अगर यह कथा सच है तो समुद्र सिंहासन तक पहुंचने के लिए हमें मानव बुद्धि, नाविक हुनर और प्रकृति मैत्री तीनों की कड़ी परीक्षा देनी होगी। यह यात्रा बेहद लंबी होगी, पर इससे इंसानियत का भी भला होगा। अकबर ने मुस्कुराकर आज्ञा दी, तो चलो इस कहानी को इतिहास की सबसे विराट यात्रा बना डालो। महारसाल वह पुराना तटीय नगर था जहां से अरब सागर का स्वर सबसे साफ सुनाई देता। रात को समुंदर गरजता नहीं, बल्कि कोई रहस्यमय गीत गुनगुनाता लगता। इन स्वरों में वे नाविक पले बढ़े थे जिन्हें अब अकबर के विशेष संदेश के साथ बीरबल ने बुलाया। मुख्य नाविक बना कप्तान निरंजन, महज 25 वर्ष का, पर समंदर की रग रग पहचानता था। उसका मानना था कि समुद्र सिंहासन कोई साधारण लौह या सोने का आसन नहीं, बल्कि पृथ्वी की नाड़ियों, समुद्री धाराओं का केंद्र बिंदु है। निरंजन ने बताया, हुजूर, उस सिंहासन का पता तभी चलता है जब 3 चंद्र ग्रहण श्रृंखला में घटे और अमावस्या की पुरवाई, जिसे हम निर्बयार कहते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में बहने लगे। चंद्र ग्रहणों की पहली कड़ी अगले 64 दिन बाद आने वाली थी। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। 3 मंजिला महासागरीय जहाज शाही रत्न को फिर से दुरुस्त किया जाए। 2 डॉक्टर, 1 ज्योतिषाचार्य, नक्षत्र मानचित्रकार, जड़ी बूटी गुरु और 100 चुने हुए मल्लाहों के साथ कारवां निकले। यात्रा शुरू होते ही शाही रत्न ने सिंधु सागर की चौड़ी बाहों में प्रवेश किया। दिन का नीला सागर रात में गाढ़ा स्याह हो जाता, पर मल्लाहों के गीत लहरों को थामे रखते। 40वें दिन भोर होते ही पानी की सतह पर हजारों चमकीले बुलबुले उठे और एक अजीब सी धुन सुनाई दी, मानो किसी गहरे खोल में फूंक मारने से शंख बज रहा हो। ज्योतिषाचार्य पंत दुर्गाशंकर ने बताया, यह जलशंख है, समुद्र सिंहासन के आसपास की ध्वनि। नक्षत्रों के हिसाब से हम सही राह पर हैं। रात को बीरबल ने डेक पर तारों की चाल नोट करते हुए निरंजन से कहा, ध्यान रखना, समुद्र जितना उदार है उतना ही चंचल। हमें लहरों से दोस्ती करनी होगी। निरंजन ने हंसकर जवाब दिया, और अगर लहरें रूठ जाए, बीरबल बोले, तो हम गीत से मनाएंगे। सागरी लहरें संगीत की सबसे पुरानी छात्राएं हैं। 60वें दिन शाही रत्न
को दाएं बाएं घुमाता महाचक्रवात आया। स्थानीय मछुआरे जिसे आखिरी आंधी कहते, क्योंकि हर तीसरे दशक यह आंधी कई जहाज निगल जाती। कप्तान निरंजन के आदेश पर पाल समेटे गए, पर लहरों का पागलपन बढ़ता गया। इसी बीच डॉक्टर जस्ता बेगम ने चांदी के तवे पर समुद्री जल की एक बूंद गिराई। बूंद नीलिहरा होकर गोल घूमने लगी। बेगम चिल्लाई, नीर बयार सक्रिय हो गई। अगर हम पाल खोलें और दाएं यानी उत्तर पश्चिम की दिशा में 43 डिग्री मोड़ लें, आंधी हमें धकेलकर आगे ले जाएगी। बीरबल ने जोखिम उठाया, पाल खोल दिए। लहरों ने जहाज को मथनी की तरह घुमाया, लोगों का सिर चकराया, पर आधे पहर बाद आंधी शांत हो गई और शाही रत्न एक गहरे नील जल भंवर में आकर स्थिर हुआ। भंवर मानो किसी विशाल आसन की गोलमेज जैसा था। सांझ ढलते ही 3/4 चांद ग्रहण की छाया में डूबा और अचानक जल भंवर के बीचों बीच रोशनी फूटी। नीचे स्मारक जैसा कुछ दिख पड़ा, नीलगिरी पत्थर का बना, ऊपर चांदी सा चमकता सिंहासन, जिसे लाखों केकड़े और मोती सीप जकड़े थे। मल्लाहों ने नाव उतारी। बीरबल, निरंजन, पंत दुर्गाशंकर और चुनिंदा सैनिक रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने सिंहासन का पायदान छुआ, पत्थरों पर उभरे प्राचीन ब्राह्मी फारसी मिश्रित अक्षर चमक उठे। जो जल को बांधेगा वही सिंहासन पाएगा, पर बांधने को बांधे नहीं, जल को राह देगा तो जल उसे राज देगा। बीरबल ने अर्थ समझाया, समुद्र बहना चाहता है, रोकेंगे तो गुस्साएगा। हमें जलधाराओं का रास्ता बदलना है, न कि सिंहासन खींच कर ले जाना। पंत दुर्गाशंकर ने नक्शा निकाला, समुद्रतल की 7 जलनाड़ियों का ब्यौरा। यदि 3 मुख्य धारा, वैभवी, नलिनी और अलकतरा, को क्रमशः पूर्व, दक्षिण और उत्तर पूर्व की तरफ सटीक कोण पर मोड़ा जाए, तो भंवर ढीला पड़ेगा और सिंहासन को क्षति पहुंचे बिना ऊपर लाया जा सकेगा। धाराओं को मोड़ने के लिए भारी पत्थर चाहिए थे, पर समुद्रतल पर सैकड़ों टन के मोती शैल पड़े थे, मोती सीपों का प्राकृतिक पहाड़। मल्लाहों ने पत्थर हटा कर वीथिकाएं बनाई ताकि जलधाराएं नए रास्ते लें। लेकिन इसी बीच 2 छल सामने आए। एक दरबारी ख्वाजा अली ने दिल्ली में अफवाह फैला दी कि शाही रत्न डूब गया, जिससे बचाव के नाम पर राजकोष का बड़ा हिस्सा हड़प सके। 2 जहाज पर मौजूद सहकतान सेठ जलजोगी, दरअसल अली का गुप्त साथी, ने मोतीशैल के कुछ हिस्से अपने जहाज रेगुलस पर लाद लिए और भागने का प्रयास किया। कप्तान निरंजन ने बीरबल को इशारा दिया। उन्होंने मोतीवीथी पर बनी जलधारा को थोड़ी देर के लिए सीधा छोड़ दिया। डगमगाती लहरें इतनी तेज उठीं कि रेगुलस का पाल फटा और जहाज घूमकर वापस भंवर में फंस गया। जलजोगी ने घुटने टेक दिए। वीथियां पूरी हुई, जलधाराएं बदली और भंवर ढीला पड़ा। धीरे धीरे समुद्र सिंहासन उठकर सतह पर आ गया, धक धक करता हृदय जैसा। उस पर उभरी लकीरों में मोती लिपि थी, जिसे जस्ता बेगम ने पढ़ा। राजा वही जो हर लहर का आश्रय बने। अकबर स्वयं सिंहासन पर बैठने इच्छुक थे, पर बीरबल ने दलील दी, जहांपनाह, समुद्र सिंहासन सत्य का प्रतीक है, जो उसे हथियाने चलेगा वह डूबेगा। इसे समुद्र के मध्य ही एक राजसभा में बदल दें, जहां हर देश प्रदेश के नाविक आकर निर्णय ले सके कि सागर का दोहन कैसे रोका जाए। अकबर ने सहर्ष स्वीकारा। 3 माह की मेहनत के बाद सिंहासन के चारों ओर तैरता लकड़ी कांसे का मंच बना, जहां अंतर्राष्ट्रीय नाविक बैठकर समुद्री राजसभा की नींव रखते। नीति बनी, अनावश्यक शिकार रोको, जहाजों का तिलकचरा रोको, तूफान सूचना सब में बांटो। इधर दिल्ली में ख्वाजा अली ने शाही रत्न की मृत्युकथा सुनाकर सोना बटोर लिया। पर जब अकबर का संदेश आया कि अभियान सफल रहा, धाराशायी हुआ दरबार। अली को पकड़कर राजकोष लौटाना पड़ा। दंड के तौर पर उसे समुद्री राजसभा में मगध के सूखे मालवाहक जहाजों पर श्रम देना पड़ा, ताकि समंदर के पसीने का मोल समझ सके। समुद्री राजसभा के लाभ से मिले संसाधनों से अकबर बीरबल ने समुद्री तटों पर ज्ञान लंगर नामक स्कूल श्रृंखला खोली। वहां नाविक बच्चों को नेविगेशन,
मौसम विज्ञान, भाषाएं और समुद्री कानून सिखाया जाता। बीरबल ने कहा, सिंहासन का असली अर्थ है ज्ञान साझा करो, शक्तियां घमंड मत करो। समुद्री राजसभा की पहली वर्षगांठ पर अकबर ने घोषणा की, हमारी सबसे बड़ी फतह सुनहरी कुर्सी नहीं, नीले समंदर की मुस्कान है। जिसने लहरों का ताज पहनना सीख लिया, उसने मानवता का राज पा लिया। बीरबल ने लहरों की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, अब हमारी कहानियां बच्चों के कानों में नहीं, लहरों की आवाज में गूंजेंगी। जब भी कोई नाविक तूफान में फंसेगा, उसे याद आएगा, जल को राह दो, वह तुम्हें पार लगा देगा। समुंदर ने थपेड़े मारकर उत्तर दिया, मानो सदा के लिए इस कथा को अपने दिल में दर्ज कर लिया हो। और इस तरह समुद्र सिंहासन ने दुनिया को सिखाया कि असली सिंहासन बांटना है, बांधना नहीं। और जहां बांटने का जज्बा है, वहीं सागर की गहराइयां भी दोस्त बन जाती हैं। सुबह का 9 बजे का दरबार था। शहजादे हकीम ने अभी अभी अपनी नई तलवार का जादू दिखाया ही था कि एक घबराया हुआ व्यापारी दौड़ता हांफता अंदर घुस पड़ा। कपड़ों पर धूल, मुंह पे पसीना, आंखों में डर, बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने जानमाल लूट ली हो। जहांपनाह, बचाइए। समंदर के उस पार सुरंगपुर नाम का कस्बा है, वहां गुमनाम डाकुओं ने मेरी 4 जहाजों की पूरी सौदामाल लूट ली। और क्या? अकबर ने तर्जनी उठाई। और मेरे 3 काबिल मुसाफिर भी गायब। सुना है वहां एक जादूगर सुल्तान सुरंग रहता है जो हर माल, हर आदमी को जमीन के नीचे खींच लेता है। पूरे दरबार में सन्नाटा। वजीरों ने कान खुजाए, ये कौन सी नई कहानी है? अकबर ने बीरबल की तरफ तिरछी नजर डाली। बीरबल होंठ दबाकर मुस्कुरा दिए, जहांपनाह, हो सकता है डर के मारे किस्से कहानियां उड़ी हों, मगर व्यापार ठप हो जाए तो खजाने पर असर पड़ेगा। हमें जाना ही पड़ेगा। अकबर ने दाएं बाएं देखा, ऊंची आवाज में हुक्म दिया, बीरबल, तुम ही मोर्चा संभालो, पर छानबीन खुफिया तरीके से। अगर दुश्मन ने सुरंगें खोद रखी हैं, तो हमें भी बिल्ली की तरह दबेपाव घुसना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म। मगर जहांपनाह, मैं आम सेनाओं के साथ नहीं, सिर्फ 5 अलग अलग हुनर वाले बंदों के साथ जाना चाहूंगा। एक नाविक, एक नक्काल, एक भाड़, एक लोहार और एक माली। दरबारियों ने भौं उठाई। लोहार और माली का समुद्र लुटेरों से क्या वास्ता? अकबर ने बीरबल पर भरोसा करके इजाजत दे दी। नाविक गफलू काका, समंदर के ऐसे खगोलगुरु की बादलों की चाल देखकर ही दिशा बता दें। नक्काल गुलाबो, आवाज बदलने में उस्ताद, आदमी क्या, तो तेकोए की बोली भी हूबहू निकाल दे। भाड़ नत्थु, मजाकिया, पर उसकी फूहड़ तमाशबीनियों में अक्सर छुपा होता है कड़वा सच। लोहार हथौड़ा खा, लोहे पित्तल की बात छोड़ो, पत्थर को भी आंच में तब्दील कर दे। माली किशनदास, ऐसे बीज उगाए कि बंजर जमीन भी बारिश मांगने लगे। बीरबल इन सबको लेकर आगरा से चले। राह भर भाड़ नत्थु चुटकलों से काफिला हंसाता रहा, पर बीरबल ने समझा दिया, भाई, दुश्मन हंसी सुनकर भी चौकन्ना हो सकता है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें रोना भी पड़ेगा। 7 दिन बाद वे सुरंगपुर के किनारे पहुंच गए। शहर ऊपरी तौर पर बिल्कुल सामान्य लगा। बच्चे गली कूचों में खेल रहे, बाजार में मोल भाव हो रहा। पर गौर करने पर एक अजीब बात दिखी। हर एक दुकान के पिछवाड़े से छोटी छोटी मिट्टी की ढेरियां निकली हुई थी, जैसे कोई अंदर से मिट्टी उगल रहा हो। माली किशनदास ने मिट्टी चखी। हुजूर, ये ताजा गीली मिट्टी समंदर की तलहटी की है। 4-6 हाथ गहराई से निकाली जाए तभी ऐसी नम्बू आती है। लोहार हथौड़ा खाने फावड़ा घुमाया। आधी घंटे की खुदाई हुई कि जमीन अंदर को धंस गई और एक 2.5 हाथ चौड़ा, आदमी भर ऊंचा सुरंग रास्ता दिख गया। भीतर से खारा पानी रिसता था। गफलू काका ने आंखें सिकोड़कर कीचड़ सूंघी। इसमें शंखचूने की बू है, यानी सुरंग समंदर के भीतर तक जाती है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, कोई जालिम रातों रात सुरंग बनाकर जहाज के तले तक घुस जाता है, माल उतारकर फिर शहर के अंदर तिजोरियों में भर देता है। उफ़,
दिमाग शातिर है। उसी शाम सारी टोली शहर की मशहूर इमारत काली कोठी देखने पहुंची। बाहर से तो टूटी फूटी, पर अंदर चकमक पत्थरों का नयानवा हॉल निकला जिसमें दर्जनों लालटेनें टंगी थी। बीचों बीच एक नकली साधु आसन जमाए बैठा था, सिर से पैर तक राख लिपटी, आंखें खोलती हुई, हाथ में रुद्राक्ष। नत्थू ने कान में पूछा, हुजूर, साधु असली है या नौटंकी? बीरबल ने इशारा किया, गुलाबो, जरा आजमा। गुलाबो ने साधु की नकल में लंबा डायलॉग मारा, हूँ हाँ हूँ वत्स, संसार माया है। साधु चौंका पर संभल गया। फिर बोला, ओ नक्काल, माया का खेल तेरी जहवा में है, मगर मुझसे टकराना दो, खद होगा। बातचीत के बीच बीरबल ने गौर किया, साधु के गले में तांबे की सीटी लटकी है और हर तीसरी सांस पर वह हल्की सी सीटी बजा देता है। सीटी सुनते ही पीछे दीवार में फिट 2 पत्थर खुद बखुद सरकते, पर किसी अनजान औजार ने उन्हें कसकर रोक रखा था ताकि पूरा दरवाजा न खुले। बीरबल ने समझ लिया, ये साधु वही सुल्तान सुरंग होगा जो इशारों से फाटक खोलता है, मगर इस वक्त किसी वजह से उसने आधा रास्ता बंद कर रखा है। रात को सारे साथी बुलबुले बाजार के सराय में रुके। आधी रात नक्काल गुलाबों ने साधु की आवाज हूबहू उतारी, वही तांबे की सीटी जेब में छिपाई और अकेली काली कोठी पहुंची। पहरेदार ने पूछा, किधर? गुलाबों ने आंखें तरेरी, अरे मूढ़, मैं तेरे गुरुपिता, रास्ता दे। सीटी बजते ही पत्थर सरके और गुलाबो अंदर घुस गई, पर उसके पैर में फंसा चांदी का घुंघरू बज उठा। आसपास सो रहे असली आदमी जग गए। भागते भागते गुलाबो एक बड़े तहखाने में उतर गई जहां 12 भारी गुमड़ियां थी। कहने को तो अनाज के गट्ठर, मगर ढक्कन उठाते ही चांदी के सिक्के छलछला उठे। सुरंग के दूसरे छोर से असली साधु और उसके 3 गुर्गे पहुंचे, लेकिन उतनी देर में गुलाबो दीवार की ओट में गई, अपनी ही साफ आवाज में चिल्लाई, बचाओ, कोई आग लगा दो। चोर घबराकर गुंडों को बेचारा समझ बैठे, उलझन में पड़ गए। उसी पल नत्थू, हथौड़ा खां और किशनदास ने धावा बोला। भाड़ ने ढोल बजाकर शोर मचाया, लोहार ने गरम सलाखें फेंककर दरवाजा बंद कर दिया, माली ने गीले महुए की धुंध फैलाकर रास्ता धुंधला कर दिया। साधु जूझता जूझता पकड़ा गया, पर गुर्गे सुरंग में भाग निकले और पानी भरे छोर में कूद गए। सूरज निकला तो बीरबल ने पकड़े गए साधु से पूछा, भाई, असली नाम? साधु हंसा, नाम क्या पूछते हो? समंदर मेरा घर, सुरंग मेरी रोटी और डर मेरा चादर। लोग मुझे सुल्तान सुरंग कहते हैं। बीरबल को गुस्सा न आया, वे मुस्कुराए, डर के धंधे में दम है, पर अकबर बादशाह की नजर में कब तक बचेगा? साधु बोला, दम तो हमारा समंदर में है। सुरंग के आखिरी मोड़ पर फौलादी फाटक है। उस पार मील भर लंबी पानी सुरंग है जो सीधे गोदाम तक जाती है। जो धोखा दे वह बीच में ही डूबेगा। बीरबल ने फौरन फैसला किया, सुरंग में घुसना होगा, लेकिन हवा के साथ, पानी को मात देकर। नाविक गफलू काका ने ठठाकर कहा, ऊपर नाव चलाता हूँ, आज नीचे चलाऊंगा। उन्होंने बांसलकड़ी से लंबे लंबे फ्लोट तैयार किए, जिन्हें पेट पर बांधकर आदमी तैर भी सकता और पैर टिकाकर चल भी सकता। लोहार ने हर फ्लोट की नोक पर नन्हा लोहे का कांटा जोड़ा, ताकि कीचड़ में फंसे तो थाम ले। अगली रात आधी बत्तियां बुझाकर सब सुरंग में उतरे। तांबे की सीटी अब बीरबल के पास थी। पत्थर सरके, फौलादी फाटक खुला, पानी टखनों तक। 5 साथी अंदर बढ़े। दीवारों पर काई चमक रही थी, ऊपर से नमक बूंदे टपक रही थी। 10 कदम आगे दबे पाव चले कि अचानक पानी कमर तक आ गया। गुलाबों ने हंसकर कहा, मियां, तैराकी काम आएगी। नत्थू ने मुंह बिचकाया, मैंने तो नहर में भी गोता न लगाया। बीरबल ने सबको सिखाया, फ्लोट पकड़ो, सांस का लय मिलाओ, डर पत्थर बना दो। बीच सुरंग में लोहे की जंजीरों का जाल बिछा था। हथौड़ा खाने आंसू की जगह पसीना पोंछा, जेब से छोटी आरी निकाली और चैन चैन काटने लगा।
पर जाल में छेद होते ही दूर से सायन सी गूंज आई। पानी का बहाव तेज होने लगा। गफलू काका चिल्लाए, समंदर की ज्वार भाटा टाइम से चलती है। उधर पूरब में अभी लहर उठी। सबने नदी के बहाव का उल्टा हाथ पकड़ फ्लोट भिड़ा लिए। तेज धारा ने मिनट भर में उन्हें सुरंग के दूसरे छोर पर फेंक दिया। गिरते पड़ते सब पत्थरों से टकराए, पर सांस बच गई। सामने खुला गुफा था, जिसके फर्श पर खड़ी थीं काट लोहे की सैकड़ों तिजोरियां। गुफा की छत में चिराग टंगे थे और बीचों बीच काला संगमरमर का मंच, जिस पर बैठा था नकाबपोश मुखिया। उसके इर्द गिर्द 8 शरीरपट पहरेदार बंदूकें थामे। मुखिया ने ठंडी मुस्कान से कहा, बादशाह ने खेल गरम कर दिया, मगर मेरा दाव सुनो। तुम पांचों अपनी जान ले जाओ, मगर तिजोरियां यहीं छोड़ दो। बीरबल ने टोपी उतार कर झुकते हुए कहा, हुजूर, जान से बढ़कर कुछ नहीं। बस एक झलक दिखा दीजिए कि अंदर क्या है, हम दुआ देकर चले जाएंगे। नकाबपोश हंसा, वाह, डरते हो या तरस खाते हो? भाड़ नत्थू ने ठठाकर कहा, भाई, बैंगन की सब्जी देखे बिना ही मुंह में पानी कैसे आएगा? नकाबपोश ने सिर हिलाया, ठीक, एक तिजोरी खोल कर देख लो, पर हाथ मत लगाना। उसने इशारा किया। पहरेदार ने ताले जंजीर खुली, ढक्कन उठा, लाल मोहर, जवाहरात, कांच भरा शीशा और सबसे ऊपर 3 नन्ही बंदूकें सोने की। बीरबल ने फौरन नक्काल गुलाबों को आंख मारी। गुलाबों ने नकाबपोश की हुबहू आवाज में कहा, पहरेदारों, तीसरी तिजोरी भी खोलो। पहरेदार भौचक के, हुजूर, आपने अभी कहा। नकाबपोश गरजा, मैंने कुछ नहीं कहा। गुलाबों फिर वही नकाबों जैसी आवाज, मैंने कहा खोलो। पहरेदार कंफ्यूज। इसी कंफ्यूजन में नत्थू ने एक बाजा फूका जो लोहार ने तांबेलों की धातु से बनाया था। जोर की अजीब खनखनाहट हुई। गुफा में पालतू चमगादड़ों का झुंड छिपा था। तेज ध्वनि सुनते ही सब दियों पर मंडराने लगे। रोशनी डगमगाई। पहरेदार बदहवास। इस बीच माली किशनदास ने जेब से मूंगफली भर धान निकाली, दियों के तेल में फेंकी। धुआं उठने लगा, रोशनी और घटी। बीरबल, गुलाबो, नत्थू, हथौड़ा, किशनदास, पांचों ने हाथा आपस में गूंथे। तिजोरी के ऊपर से कमर भर जवाहरात उठाए और अंधेरे का फायदा उठा सुरंग की तरफ दौड़े। नकाबपोश गुस्से से दहाड़ा। पहरेदारों ने दमकल सी बत्तियां जलाईं, गोली चलाई, पर पानी सुरंग में गोली बेकार। पांचों साथी बहते बहते बाहर निकले, पर बाहर काली कोठी पर दुश्मन के नए लोग घात में थे। तभी गफलू काका ने सीटी बजाई। बाहर खाड़ी में खड़ी उनकी छोटी नौका की माझी रस्सी खींची गई। नाव तेजी से किनारे आ लगी। हथौड़ा खाने बेलचा खोस कर मिट्टी बांध तोड़ा। तेज पानी की धारा बनी, दुश्मन फिसले। सब साथी कूदकर नाव पे चढ़े। नाली पानी नाव को फर्राटे से समंदर में खींच ले गया। सुरंगपुर पीछे छूट गया, पर लुटेरे अब बड़े जहाज लेकर पीछा कर रहे थे। नाव छोटी थी। नौका पर रखे पाल उल्टे सुलटे। गफलू ने चिल्लाकर कहा, हवा पीछे से नहीं, ऊपर से बह रही, पाल को तिरछा बांधो। हथौड़ा खाने लोहे की जंजीरें कड़ी। नत्थू ने रस्सी खींची, पाल 45 डिग्री पर बंधे। हवा ने जोर मारा, नाव ने तीर मारी, लुटेरों के जहाज से आगे निकली। मगर समंदर में तूफान उठ चुका था। गफलू ने दांत भींचे, हवा हमारा साथ देगी, बस 10 मिनट संभालो। जहाज पीछे रहे, पर लहरें नाव को उछालने लगी। काट चरमराया, जवाहरात भरे कपड़े पानी सोखने लगे, वजन बढ़ा। किशनदास ने चटपट जवाहराती थैलों में सूखी नीम की पत्तियां भर दी। पत्तियां पानी चूसकर फूली, पर पत्थर जवाहरात डूबने से बचे। 10 मिनट बाद तूफान ढीला पड़ा। अगले पहर वे आगरा की खाड़ी के मुहाने पहुंच गए। दरबार में सब जमा थे। बीरबल ने नकाबपोश साधु समेत पकड़े 6 मोटे गुर्गे, जवाहरात और काली कोठी के सुरंग नक्शे पेश किए। अकबर ने ताली बजाई, शाबाश। फिर आदेश दिया, इन तिजोरियों का हर मोहर राजकोष में जावे, और जिन व्यापारियों का माल लूटा गया उन्हें भी भाग का हिस्सा मिले। साधु को अकबर ने पूछा, तू कौन है असल में?
साधु बोला, मैं वही हूँ जिसने 10 साल पहले दरबार में नक्काली की थी, पर पकड़ में आ गया था। तभी से बदला था कि बीरबल को पछाड़ूंगा। बीरबल हंसे, पछाड़ तो गए होते अगर डर के बजाय दिमाग से काम लेते। अकबर ने न्याय सुनाया, साधु को आजीवन खेती का काम, पानी सुरंग पाट दी जाएगी, उससे निकले चुना पत्थर से स्कूल बनेगा। गुलाबों ने चौकड़ी भरी, हुजूर स्कूल का नाम क्या होगा? अकबर मुस्कुराए, सुल्तान सुरंग से सबक लेकर नाम रखो सुल्तानपुर विद्यालय, ताकि आने वाली पीढ़ी समझे कि चोरी डकैती से बड़ा काम ज्ञान है। दरबार हंसी से गूंजा, पर आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। सभी तिजोरियां गिनी गईं, कुल 99 निकली, जबकि गुलाबों को याद था 100। बीरबल ने माथा ठनका, एक कहाँ गई? नत्थू बोला, हुजूर पानीधारा में बह गई हो शायद। मगर लोहार ने फुसफुसाया, नहीं, मैंने सुरंग में एक तिजोरी को दीवार से अटका सा देखा था। बीरबल लौटकर दोबारा सुरंगपुर गए, अकेले। जौहरी सेनापति कुछ न था, बस बीरबल और किशनदास। खोखली दीवार का पत्थर निकाला, वहीं तिजोरी लटकी मिली। खोला तो सोना चांदी न था, बल्कि चमड़े के रूल पे पुराना नक्शा और एक छोटी लोहे की चाबी। नक्शे पर अरबी में लिखा, जिसने समंदर को पाताल से जोड़ा, उसी ने रेगिस्तान को नहर से जोड़ा। लोहे की चाबी उस खजाने का किवाड़ खोलती है जिसकी कीमत 100 तिजोरियों से ज्यादा। बीरबल ने चाबी वापस तिजोरी में डाली, तिजोरी फिर बंद। उसे जंजीर से बांधा और आगरा ले आए। अकबर ने पूछा, इतना रहस्यमय तो कोई जोधा का गोपनीय खजाना होगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, हो सकता है ये राजपूताने की भूजल सुरंगों का नक्शा हो, जो मरुस्थल में नहर मार्ग दिखाता है। अगर साबित हुआ तो इससे आधा हिंदुस्तान हरा हो सकता है। अकबर की आंखों में चमक आई, तो हम अगला अभियान वहीं चलाएंगे। बीरबल हंसे, मगर इस बार 5 नहीं 10 हुनरबाज चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान का खेल समंदर से भी बड़ा है। दरबार ने तालियां पीटीं। बीरबल ने मन ही मन कहा, कहानी तो यहीं खत्म होती दिख रही, मगर असल खेल तो अब शुरू होगा। महफिल उठी तो नत्थू भाड़ ने बीरबल से पूछा, हुजूर लुटेरों की सुरंग बंद हो गई, पर अगली बार अगर कोई फिर से धरती में रास्ता खोद दे? बीरबल ने कंधे उचका के जवाब दिया, अकल की सुरंग जितनी खोदो उतनी गहराती है, बस नेक इरादा लालच के रेत से बचा लेता है। और इसी सीख के साथ आगरा की गलियों में नई कहानी फैल गई। जमीन फटे या समंदर उड़े, बीरबल की चाल में दिमाग जले। सुरंग सुल्तान भी राह भटके, जब इरादा नेक चले। कहानी यहीं पे खत्म नहीं, ये तो अगली कथा की बुनियाद है। पर फिलहाल इतना ही, क्योंकि सुनने सुनाने वाले मियां सांस भी तो ले लें। समाप्त। लेकिन बीरबल की बुद्धि और ट्विस्ट वाला सफर जारी रहेगा।